हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है हमारा आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यानी कि हम लोग विजयनगर की को आपका पढ़ रहे हैं कि विजयनगर शहर कैसा था, और हम्पी साम्राज्य की आपके राजधानी के रूप में क्या क्या चीजें हमने देखा, और कैसे आपका विजयनगर की आपकी स्थापना हुई। हरिहर भूखा नामक आपके भाइयों ने की। राय और नायक आपके कौन थे, ये हमने देख लिया। नायक कौन था? जो आपका उपजाऊ भूमि की तलाश करने में सरकारी लोगों की हेल्प किया करते थे, हम उनको नायक कहा करते थे। ये हमने इतना इसमें अपने चैप्टर के अंतर्गत देखने का और जानने का प्रयास किया। यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके थे। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। विजयनगर की राजधानी और उसके परिवेश को हमने देखा। कहां पर आपकी तुंगभद्रा बह रही है, और उत्तर में कैसे आपकी कृष्ण नदी है, और कैसे आपका चारों तरफ उसकी सीमा में आपकी जो है एक किलेबंदी है, और वही किलेबंदी आपकी नहर नुमा है। जो नहर नुमा क्या करती है? सिंचाई की व्यवस्था को उत्कृष्ट करती है। ये सारी चीजों को हमने देखा और पढ़ लिया था। कल हम उसकी जल संपदा के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार की जल संपदा थी, और सड़क में किलेबंदी कैसी थी। तो इस तरह की किलेबंदी थी, और किले के ऊपर ये जो था ये आपका नहर नुमा था, ताकि सिंचाई को शहर के बाहरी इलाकों और ग्रामीण केंद्रीय इलाकों तक भी सिंचाई की सुविधा को वहां व्यवस्थित किया जा सके। ये आयताकार और वर्गाकार बुच बाहर निकलते थे। ये भी हमने आपके देख चुके थे, और हम यहाँ तक आपका इसमें कर चुके थे। फिलहाल यहाँ से कंप्लीट करने के बाद वापस हम पिछले जो कुछ आपके पैराग्राफ दिए स्पेशल बॉक्स, हम उनको पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के एक एक करके इन सारी चीजों को देखें। पैसा ऐसा है कि पहली परिधि में शहर के में प्रवेश करने तक बहुत दूरी में जिसमें खेत हैं, वे धान उगाते हैं। कैसे हैं? धान उगाते हैं। और कई उद्यान हैं जो बहुत जल को दो झीलों से लाए जाते हैं। इस कथन की आवाज के पुरातात्विक द्वारा यह पुष्टि की गई है, जिनके धार्मिक केंद्र तथा नागरिक केंद्रों के बीच एक कृषि क्षेत्र में साक्ष्य की खोज की है। क्या करा है? कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, जिनकी आपका खोज की है। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था। किसके माध्यम से? व्यापक जो नहर प्रणाली है उसके माध्यम से आपका सींचा जाता था, जिसे तुंगभद्रा का जल से लाया। अब आप देख सकते हो, जो मैप देख रहे हैं, इन सारे को आपका सींचने के लिए, इन सबके लिए जो जल की व्यवस्था थी वो कहां से होती थी? तुंगभद्रा नदी से, आपके नदी से। आप पिछला मैप देखिए अभी अभी, उस मैप के माध्यम से आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ये है तुंगभद्रा नदी। कैसे इससे इस तरीके से आपका ये जल जो था ये आया करता था। ये पूरी व्यवस्था इसमें दिखाई है। ये शाही केंद्र इस तरीके से, और कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो मेन भाग क्या था? तुंगभद्रा नदी से ही क्या था? सोर्स ऑफ वाटर था। वहां से ही जल का जो था आपका, वो जल एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया गया जाता था? अब ऐसा क्या कारण था कि जहां पर एग्रीकल्चर लैंड है, जहां पर एग्रीकल्चर है, उसको इन्होंने ऐसा क्यों किया कि आपको किलेबंद के अंदर आपका समाहित कर दिया? ऐसा क्यों रखा उसे? ये देखने वाली बात है। ठीक। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ठीक। ये घेराबंदी कई महीनों और यहां तक के कई वर्षों तक चल सकती थी। खास तौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों को निमटने के लिए किलेबंद क्षेत्र के भीतर ही विशाल अन्नागार का निर्माण करवा सकते थे। विजयनगर शासकों ने आपके पूरे कृषक भूभाग से बचने के लिए एक महंगी और व्यापक नीति अपनाई। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी ओर से शासकीय केंद्र से घिरा था। ठीक। जिसे महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह की अपनी ऊंचाइयों का घेरा बना दिया था।
दुर्ग में प्रवेश किए करने के लिए एक अच्छी तरह से सुनिश्चित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य कला के नमूने थे जो अक्सर उनके संरचनाओं को परिभाषित करते थे। कैसे थे? उन संरचनाओं को आपका परिभाषित करते थे जिन्हें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने आपके प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब के साथ और उनके द्वारा ऊपर की बनी गुंबदें तुर्की सुल्तान द्वारा प्रत्यावर्तित प्रतिष्ठित करके चरित्र तत्व माना जाता था। कला इतिहासकार इस शैली में इंडो इस्लामिक कहते थे और इसका विकास क्षेत्रों में स्थानीय स्थापत्य की परंपरा के संपर्क में आकर हुआ। कैसे हुआ? जो स्थापनीय जो आपकी कला है उसके संपर्क में आने से ये सारी चीजें हुई थी। अब देखिए, पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां की बाहर की आने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वार से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर घूमती थी। महत्वपूर्ण सड़कों में कई मंदिर, आपका प्रवेश द्वार आगे बढ़ती हुई इन दोनों को आपका बाजार ले आते थे। कैसे थे? वो उनको बाजार के नुमा बाहर ले आते थे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब आप एक गोपुरम को और देखिए। पहले आप चैप्टर को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं कैसी प्रणाली है। और किलेबंदी में एक आपका प्रवेश द्वार भी दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ रहे हैं प्रवेश द्वार को पढ़ते हुए हम लोग कि क्या स्थिति थी। चलिए, ये देख लिया आपने प्रवेश द्वार। गोपुरम को देखिए किस प्रकार का सुंदर बना गोपुरम। आगे बढ़े। शहरी केंद्र, शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने तो सामान्य लोगों की अपेक्षा कम प्रसाच्य है। तो उन्हें कुछ स्थानीय जिनमें शहरी केंद्र में उत्तर पूर्व कोना भी शामिल। ऐसा है, उत्तर पूर्व का कोना भी शामिल है। चीनी मिट्टी पाई जाती है और उनका सुझाव है कि यह हो सकता है कि इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते होंगे और यह मुस्लिम रियायसी मुल्ला भी है था मोहल्ला भी था। यह स्थित मकबरे और मस्जिद की विशिष्ट कार्यशैली है। कह रहे यहाँ पर कुछ आपका विशिष्ट कार्यशैली। फिर भी उन स्थापत्य में हम्पी में मिले मंदिर और मंडपों का स्थापित मिलता जुलता है। सामान्यतः लोगों के आवास जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसाको ने इस प्रकार वर्णन किया है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं फिर भी आपका सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार कई खुले स्थानों पर लंबी गलियों में व्यवस्थित है। ऐसे हैं बहुत सारी चीजें आज भी लंबी गलियों के रूप में वो आपका व्यवस्थित है। सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और मंदिर, विविध प्रकार के संप्रदाय, संभवतः विभिन्न प्रकार के समुदाय संरक्षित है, प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षण को इंगित करते हैं कुआं, बरसात पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिर जलाशय को सामान्यतः नगर निवास करने का पानी का स्रोत आप देख सकते, इसमें आपको दिखाई देगा। अब आप थोड़ा सा आप ये देखिए, उत्खनित पट्टी का जो भाग है ये आपको दिखाई देगा और उसी के साथ साथ आपको चीनी मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े भी आपको दिखाई देंगे और आप नीचे दिखाई देगा विजयनगर की एक मस्जिद भी आपको दिखाई देगी। और आप जानते हैं मस्जिद का साक्ष्य का मतलब ये है क्योंकि आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य को जब आपका नष्ट हुआ उसके बाद मुस्लिम आपका जो था सुल्तानों ने ही अपना यहाँ अपना कब्जा किया, यह उनका बसेरा। आप इसको देख सकते, देख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़े। अब देखिए, अब बात करेंगे राजकीय केंद्र की, लेकिन राजकीय केंद्र पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे कुछ बची चीजें हैं जिनको हमको आपको देखना है और उनको कंप्लीट करना है।
अब कह रहे हैं कि यह टोमी पेगो पेसे द्वारा लिखा गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया है। किसी ने एक लेख लिखा है, उनका नाम है टोमी योगो पेस। कह रहे हैं इस शहर का परिमाप मैं यह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। मैं एक पहाड़ पर चढ़कर जहां एक बड़ा भाग देख पाया हूं, मैंने उसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैंने जो देखा मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। ये व्यक्ति कहाँ का है? रोम का। कह रहे हालांकि मैं देख नहीं पाया, पहाड़ों के बीच था, पहाड़ों के जाके पर्वत श्रृंखला उनके बीच, लेकिन जो भी था वो रोम के विशाल के समान विशाल था। ठीक, और अत्यंत सुंदरम, और पेड़ और कई उपवन हैं। आवास के बीच पानी की कई नालियां जो आती हैं और कई स्थानों पर झीलें हैं। राजा के महल के समीप खजूर के पेड़ों का बगीचा और अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष भी वहां है। बहुत सारी चीजों का उसने वर्णन किया है कि क्या क्या वहां चीज है, राजा का महल है, ये सब चीजें उसने बताई। खोज जलाशय का निर्माण किस प्रकार होता है, ये हमको देखना है। कृष्ण देव राय द्वारा बनाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है, राजा ने एक विशाल जलाशय बनवाया दो पहाड़ियों के मुख विखुर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल इकट्ठा हो गए। इसके अलावा 9 मील से भी अधिक दूरी पाइपों से आती है जो बाहरी श्रृंखला के नीचे हिस्से के साथ बनाई जाती है। यह जल एक झील से लाया जाता है जो छलकावा से खुद एक छोटी सी नदी मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ है जिन पर खूबसूरती से चित्र उत्कीरे गए हैं। ये ऊपरी भाग के कुछ पाइपों से द्वारा जोड़े हुए, जिनमें से अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए राजा ने एक पूरी पहाड़ी को बाप तोड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतना लोगों को कार्य करते देखा है कि 15 से 20 हजार आदमी थे जो चींटियों की तरह लगे थे। कितने से? ध्यान दीजिए, 15 से 20 हजार आदमी। ये देख लिया। तो ये खोज के बारे में लिखा था कि खोज की क्या स्थिति, और कुछ भी था बहुत सुंदरतम रूप से उसको प्रदर्शित किया गया था और बहुत सुंदर था उन सब। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतना हमने देख लिया। इतना हुआ बच्चों? यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? चलिए, किलेबंदी को पढ़ लिया, दीवार की चारों तरफ इन सारी चीजों को, आकृतियों को, किस तरह का बना हुआ था, कैसे मस्जिद था। अब हम बात करेंगे राजकीय केंद्र की। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है। इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित हैं। मंदिरों और संप्रदायों को प्रसन्न देने के लिए महत्वपूर्ण था। देव स्थल में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंधित के माध्यम में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वैधता प्रदान करने वाला प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महल के रूप में की गई थी और ये अपेक्षित बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्य से संबंधित नहीं थे। किससे थी? अनुष्ठानिक कार्य से संबंधित। चलिए आगे बढ़े। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ते रहिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।